एवरीवन वेलकम बैक। हम कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स कर रहे थे, तो आज हम करने वाले हैं एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन द मिडल ऑफ द ईयर। अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस किया था उसमें या तो एंड ऑफ द ईयर में अक्वायर हो रहा था शेयर्स या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बट आज जो हम करने वाले हैं उसमें शेयर्स अक्वायर हो रहा है इन द मिडल ऑफ द ईयर। सपोज हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/4/2000 से और एंडिंग है हमारा 31/3/2001 और हमने सपोज शेयर एक्वायर किया है 1 मई को, तो हमारा दिस इज़ द डेट ऑफ एक्विजिशन। 1/5 विल बी द डेट ऑफ एक्विजिशन और जो ये पीरियड है इसे हम बोलेंगे प्री एक्विजिशन पीरियड और इसे हम बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। सो प्री में हमारा कितना आया 1/4 से लेके 1/5 तक, मतलब 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक, दैट इज़ 1 मंथ। और पोस्ट में हमारा बाकी का 11 मंथ्स आ गया। तो हम अकाउंटिंग अब इनके अकॉर्डिंगली करेंगे, प्री और पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो जब हम सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, तब इसका ट्रीटमेंट आएगा, दैट इज़ इन वर्किंग नोट्स, जो हम वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं जनरली। तो अब हम करने वाले शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट। तो शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी इन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिज़र्व जनरल रिज़र्व ले लेते हैं। अब हम रिज़र्व को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक प्री का जनरल रिज़र्व, एक पोस्ट का जनरल रिज़र्व, और उसको अकॉर्डिंगली मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिमिलरली P&L को भी हम लोग प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर जो प्री का अमाउंट होगा वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब हमें ये देखना है कौन कौन सा वैल्यू हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू में कैलकुलेट होगा। शेयर कैपिटल ये इंट्रिंसिक वैल्यू में जाएगा, प्री का इंट्रिंसिक वैल्यू में जाएगा, प्री P&L एंड प्री GNR, बिकॉज प्री का जो अमाउंट है वो हमारा रेवेन्यू इनकम है ऑफ द सब्सिडरी कंपनी और वो अब यूज़ करेगा उसी रेवेन्यू नेचर का जनरल रिजर्व और P&L को टू अक्वायर द शेयर्स, ठीक है। और पोस्ट वाला हमारा सिंस वो कैपिटल नेचर का है तो वो हमारा बैलेंस शीट जाएगा एज यूजुअल लायबिलिटी साइड। फाइन। तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए शेयर कैपिटल, प्री का जनरल रिजर्व और प्री का P&L लेंगे, ठीक है। सिर्फ मेजॉरिटी का, माइनॉरिटी का जैसे होता है सबका लेके वो पूरा का अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। इसको और क्लियर करने के लिए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है दिसंबर 2010 CS एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑन 1 अक्टूबर 2019 H Limited acquired 12,000 equity shares of S Limited of face value of ₹10 each at a price 1,70,000। इसका मतलब क्या हुआ, पहला तो हम देख रहे हैं कि ये एट द मिडल ऑफ द ईयर अक्वायर किया है शेयर्स। फिर जो शेयर अक्वायर किया उसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे क्या होगा, 12,000 इंटू 10 या फिर 1,70,000। तो यहाँ पे होगा एट द कॉस्ट प्राइस 1,70,000 जिसमें हमने एक्चुअली में परचेज किया है, ना कि उसका फेस वैल्यू। तो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा 1,70,000 और फिर बैलेंस शीट दिया है एज ऑन 31 मार्च 2020 का। शेयर कैपिटल, ठीक है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व एस का दिया हुआ है, बट दिस जनरल रिजर्व इज ऑफ 1 अप्रैल 2019, तो ये हमारा बिगिनिंग का जनरल रिजर्व हुआ। वैसे ये P&L, ये बिगिनिंग का P&L हुआ और ये प्रॉफिट फॉर द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना प्रॉफिट इनकर किया। और एक चीज़ है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा 2 लाख दिया हुआ है, बट हमने तो सिर्फ 1,70,000 का शेयर्स अक्वायर किया। तो इसका मतलब ये होता है कि बाकी जो 30,000 डिफरेंस आ रहा है, 2 लाख लेस 1,70,000, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है जो कि हमने और कहीं इन्वेस्ट किया, ना कि शेयर्स ऑफ S Limited का में, ठीक है। फिर हमारे पास एक
एडजस्टमेंट है आउट ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल ऑफ एच लिमिटेड. डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल ऑफ एच लिमिटेड 50,000 एंड 16,000 रिप्रेजेंटेड दोज ड्यूज फ्रॉम एस लिमिटेड. इसका मतलब क्या होगा कि हमने डेटर्स और बी आर रिसीवेबल एस लिमिटेड से लेना था, बट सिंस अब वो हमारी सब्सिडरी कंपनी हो गई है तो हम उनसे पैसा नहीं लेंगे, वो हमारे डेटर्स और हमारे बिल्स रिसीवेबल में इंक्लूड इंटर कंपनी ओइंग के तौर पे आएंगे. ठीक है, हमें ट्रीटमेंट पता है. पहले हम वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्टिंग विथ वर्किंग नोट्स. वर्किंग नोट नंबर 1 में हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया हुआ है. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्विटी शेयर्स यहाँ पे 2 लाख है सब्सिडरी कंपनी का, बट एच ने अक्वायर किया शेयर्स वर्थ 12,000 ओनली. तो यहाँ का बाकी अमाउंट 12,000 और यहाँ पे 2 लाख है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच फेस वैल्यू शेयर्स. तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा एस लिमिटेड का 20,000. 20,000 में से एच ने अक्वायर किया ओनली 12,000 शेयर्स. तो रेशियो क्या हो जाएगा, 12,000 शेयर एच ने अक्वायर किया आउट ऑफ टोटल 20,000 इंटू 100 इज टू लेफ्ट ओवर शेयर 8,000 शेयर्स हो जाएगा बाई 20,000 इंटू 100. यहाँ पे रेशियो आएगा 12,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100 60% और यहाँ पे आ रहा है 40%. तो हम लिख सकते हैं इसको 3:2 के रेशियो में मेजॉरिटी टू माइनॉरिटी हमें रेशियो मिल गया. सेकेंड वर्किंग नोट अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. सेकेंड नोट होगा हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन, बिकॉज मिडिल में एक्वायर किया है. तो 1/4/19 को हमारा ईयर बिगिन हो रहा है और 31/3/2020 को एंड हो रहा है. और डेट ऑफ एक्विजिशन है हमारा 1 अक्टूबर 2019. सो फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर 6 months और फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च 6 months. तो दोनों का 6 months. तो प्री भी हमारा 6 months है और पोस्ट भी 6 months है. तो हम कैलकुलेट उसके अकॉर्डिंगली करेंगे. थर्ड, हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्री और पोस्ट में. जनरल रिजर्व, ठीक है, इसके लिए भी एक ऐसे टाइमलाइन बनाते हैं. 1 4 2019, 3 2020 और एक बनेगा ड्यूरिंग द ईयर. तो हमने क्वेश्चन में देखा कि हमारा जनरल रिजर्व एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज 1 लाख रुपीज़ और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा कोई जनरल रिजर्व नहीं बचा है, तो मतलब नील. तो ड्यूरिंग द ईयर हमने नील यूज़ किया. तो प्री का GR हो जाएगा यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ तक 1 लाख रुपीज़. और पोस्ट में हो जाएगा नील. ठीक है, अब सिमिलरली हम P&L को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो P&L का टाइमलाइन होगा 1/4/2019, 31/3/2020, 1 अक्टूबर. स्टार्टिंग का P&L हमारा है 40,000 और ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रॉफिट कमाया 45,000 का. सो 40,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 45,000 ड्यूरिंग द ईयर. ओके, सो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. प्री का अमाउंट अप टिल 1/4 40,000 आएगा और 40,000 क्योंकि वो लास्ट ईयर का है, प्लस जो 45,000 ड्यूरिंग द ईयर इनकर हुआ है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्री और पोस्ट के रेशियो में. दैट इज़ 45,000 इंटू 6 months का प्री था डिवाइडेड बाई 12. तो ये हमारा अमाउंट आ रहा है 40,000 प्लस 22,500. दैट इज़ 62,500 हमारा प्री का अमाउंट. और पोस्ट का अमाउंट सिर्फ 45,000 इंटू 6 months पोस्ट का पी अमाउंट और इसका अमाउंट हो जाएगा 22,500 सिर्फ. ओके, अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं. स्टार्टिंग विथ लाइबिलिटी साइड, शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल आएगा सिर्फ होल्डिंग का. तो शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग इज 10 लाख रुपीज़.
फिर आएगा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हम लेंगे सिर्फ पोस्ट का, P&L। अब हमने एक और वर्किंग नोट बनाना है जिसमें कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जनरल रिजर्व और P&L और शेयर कैपिटल को इन माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का रेशियो। तो शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी हमारा है 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ जिसमें से मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमने रेशियो पहले कैलकुलेट किया था, आया था 3:2 का रेशियो। सो 1,20,000 और 80,000। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्री का जनरल रिजर्व। प्री का जनरल रिजर्व हमारा 1 लाख रुपीज़ है। डिस्ट्रीब्यूट 3:2 का रेशियो में 60,000 और 40,000। सिमिलरली प्री का P&L डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्री का P&L 60-500 है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के रेशियो में 37,500 और 25,000। अब पोस्ट जनरल रिजर्व, पोस्ट का जनरल रिजर्व नील है, ठीक है। फिर पोस्ट का P&L, पोस्ट का P&L हमारा 22,500 है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 13,500 और 9,000। अब इसका समेशन करेंगे, समेशन कर रहे तो हमारा है 1,54,000 और ये इंट्रिंसिक वैल्यू में जाएगा, ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन में जाएगा, ये तीनों हमने पहले ही बताया था। और ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट में, रिमेंबर। और अब 6 वर्किंग नोट हमारा आएगा। 6 वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करने वाले इंट्रिंसिक वैल्यू। सो 1,20,000, 60,000 और 37,500। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्वेश्चन में मेंशन्ड है ऑलरेडी 1,70,000। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देयरफॉर वी हैव इनकर्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹47,500। दिस विल बी शोन इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। जी अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ये आ गया। जनरल रिजर्व हम लोग पोस्ट वाले लेते हैं बैलेंस शीट में, और जनरल रिजर्व पोस्ट वाला हमारा नील है, 0। फिर पोस्ट वाला P&L लेंगे सिर्फ मेजॉरिटी का अमाउंट, दैट इज 13,500। फिर हमारा इसमें आया माइनॉरिटी इंटरेस्ट 15,400। प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व के तौर पे हम शो करते हैं बैलेंस शीट पे, कैपिटल इंटरेस्ट 47,500। और हमारा था क्रेडिटर्स और बैलेंस ऑफ बिल्स पेएबल, इसका एक एडजस्टमेंट है हमारा। 2 एंट्री होगा, डेटर्स के साथ क्रेडिटर्स का करते हैं, बिल्स पेएबल के साथ बिल्स रिसीवेबल करते हैं, तो दोनों साइड इंटरकंपनी ओइंग कैंसिल होगा। सो क्रेडिटर्स, हमारा क्रेडिटर्स का अमाउंट है H का 2,40,000 और 92,000, लेस करेंगे इंटरकंपनी ओइंग, अमाउंट इज 50,000। फिर बिल्स पेएबल होल्डिंग का सब्सिडरी का 80,000 और 60,000, लेस इंटरकंपनी ओइंग 16,000। और हमारा कुछ नहीं है लाइबिलिटी साइड, इसका अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आ रहा है 2,82,000, 1,24,000। नाउ मूविंग फॉरवर्ड एसेट साइड, गुडविल
holding as well as subsidiary. So 3,70,000. 3,70,000. Land and building, holding as well as subsidiary, 4 lakh and 1 lakh. Plant and machinery, similarly, holding and subsidiary, 5 lakh, 1 lakh. Stock, holding and subsidiary, 2,40,500. Debtor, holding, subsidiary, 3 lakh, 1,34,500 लेस इंटर कंपनी ओइंग जो हमने क्रेडिटर से लेस किया था सेम अमाउंट होगा 50,000. फिर बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 20,000, 30,000. सिमिलरली इंटर कंपनी ओइंग लेस करेंगे 16,000. डेटर्स का अमाउंट आ रहा है 3,84,500. बिल्स रिसीवेबल 34,000. और इन्वेस्टमेंट्स हमारे यहाँ पे 2 लाख दिया हुआ है, बट हमने एच लिमिटेड अक्वायर किया एस लिमिटेड का ओनली ऑफ अमाउंट 1,70,000. तो बाकी जो अमाउंट है 30,000 दैट विल स्टिल बी देयर. सो 2 लाख लेस 1,70,000. फिर हमारा कैश और बैंक बैलेंस है. बैंक, होल्डिंग, सब्सिडरी, 1,10,000 और कैश. होल्डिंग, सब्सिडरी 20,000 and 12,000. एसेट साइड सम करते हैं 3,70,000, 5 लाख, 6 लाख, 2,40,500, 3,84,500, 34,000, 30,000, 1,10,000, 32,000. टोटल आ रहा है 23,01,000. सेट लाइबिलिटी साइड 10 लाख, 13,500, 15,400, 47,500, 282,000, 1,24,000. इसका टोटल आ रहा है 23,01. सो हमारा यहाँ बैलेंस शीट मैच हो गया कंसोलिडेटेड. ऐसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन. ठीक है. ये था हमारा क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन हैज़ कम in December 2010. Okay, solve similar questions and I think we are done with the consolidation of accounts. So if you have any doubts, please let me know, and thank you for watching my video.